जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। और विषय है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। इसके पहले भी हमने इससे संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया है, क्षेत्राधिकार से संबंधित अध्याय 13। आज का टॉपिक है अध्याय 6, अध्याय 5। अध्याय 5 में हमको पढ़ना होता है धारा 29 से लेकर के धारा 42 तक। अब इसमें दो तरह की बातें कही गई हैं। एक तो ग्राम के अभिलेखों से संबंधित बातें कही गई हैं, क्या क्या होता है, और दूसरा है कि उस अभिलेख में किसी व्यक्ति के मालिकाने हक का अंतरण कैसे होता है, नामांतरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात कही गई। तो दोनों को हम लोग अलग अलग देखते हैं। जब हम लोग बात करते हैं कि ग्राम के अभिलेखों के बारे में, तो उससे संबंधित धारा 29, 30, 31, 32 और 41 में दिए गए हैं। और कैसे होगा, कौन कौन अधिकारी इसके लिए सक्षम होंगे, इसके बारे में हम लिखते हैं। दूसरी बात, जब उस अधिकार अभिलेख में या उस राजस्व अभिलेख में किसी व्यक्ति का नाम अंतरण किया जाता है तो नामांतरण कैसे चढ़ाया जाता है, चाहे उत्तराधिकार से संबंधित हो या अंतरण से संबंधित हो, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो दोनों को अलग अलग हम लोग अब देखेंगे। धारा 29 ये बात कहता है कि ग्रामों की सूची, और ग्रामों की सूची कौन तैयार करेगा? जिले का कलेक्टर करेगा, विहित रूप में तैयार करेगा, विहित प्रपत्र में तैयार करेगा। और उसमें कुछ चीज़ें मेंशन होगी जिसके बारे में बताया गया है कि ऐसे क्षेत्र जो नदी के बहाव से प्रभावित हों, ऐसे क्षेत्र जिसमें अनिश्चित खेती होती हो, और ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएँ। और इसके बारे में कह रहा है कि रजिस्टर का प्रत्येक 5 वर्ष में या ऐसे दीर्घतर अंतराल पर जिसे विहित किया जाए पुनरीक्षण किया जाएगा। इस लिस्ट ऑफ विलेज का अनुरक्षण और उसका तैयार किया जाना ये कलेक्टर के हाथ में होता है। उसके बाद आता है धारा 30, मेंटेनेंस ऑफ मैप एंड फील्ड बुक। इसकी भी जिम्मेदारी कलेक्टर के ऊपर होता है। और धारा 30 में यही बात कही गई है कि प्रत्येक वर्ष या ऐसे दीर्घतर अंतराल पर जैसा विहित किया जाए, गांव की सीमा में या सर्वेक्षण संख्याओं में हुए समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित कराएगा, और किन्हीं गलतियों और लोप को जो समय समय पर पाई जाए ठीक की जाएंगी। और किस में ये सब ठीक की जाएंगी? मानचित्र और खसरा में। और ये मानचित्र खसरा क्या होता है? मानचित्र सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। खसरा जो होता है एक प्रकार से दस्तावेज होता है जिसमें उस व्यक्ति के जोत का प्रकार वर्णित होता है कि उसमें किस प्रकार की खेती हो रही है, कैसी किस प्रकार की भूमि है, उस भूमि का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है, इस चीज़ का विवरण दिया जाता है। अब हम लोग आते हैं धारा 31, अधिकार अभिलेख। इसे सामान्य बोलचाल में खतौनी बोला जाता है। कागपत्र 23 लोग प्राप्त करते हैं जिनका भी मालिकाना हक होता है, उस खतौनी में दर्ज होता है। उस खतौनी में कुछ कालम बने होते हैं। एक खाता संख्या जिसमें मेंशन रहता है, खाता अलर्ट होता है उस जोतदार को। दूसरा मेंशन होता है कि उसके मालिक कौन है। तीसरा कालम में उसकी कहाँ निवासी है, वो कहाँ का रहने वाला है, वो मेंशन होता है। उसके बाद से रकबा रहता है और मालियत रहता है। और एक खाते में कई गांठे हो सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। अब इसी तरीके से एक किसान बही होती है जो धारा 41 में दिया गया है। किसान बही और धारा 31 में दिए गए अधिकार अभिलेख में जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि किसान बही में जितने भी खाते होते हैं एक जोतदार के सारे किसान बही में मेंशन होते हैं, जबकि एक जोतदार के कई खाते होंगे, अलग अलग खातों की अलग अलग खतौनी होगी। ये धारा 31 की बात कही गई है। अब धारा 41 को हम लोग देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि हर बार जब इस अध्याय के अधीन अधिकार अभिलेख खतौनी तैयार की जाए, कलेक्टर यथाशीघ्र प्रत्येक खातेदार को किसान बही देगा जिसमें ऐसा विवरण होगा जो विहित किया जाए, और यह निःशुल्क नहीं होगा। इसके लिए उपधारा 4 कहता है कि जो खातेदार किसान बही के लिए आवेदन करे वह ऐसा मूल्य ऐसी रीति से भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जैसे विहित की जाए। मतलब कि पैसा दे करके जो भी राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाए उतना मूल्य चुका करके वो किसान बही प्राप्त कर सकता है। इसमें जो इस धारा में धारा 41 में जो मेन इम्पॉर्टेंट विषय है ये
हम लोग को समझना है कि एक किसान बही में यदि कोई किसान द्वारा कोई ऋण लिया जाता है, कोई ऐसी वित्तीय संस्था द्वारा या बैंक द्वारा, तो उसके किसान बही में इस बात की प्रविष्टि की जाएगी बैंक द्वारा कि उसको कितना ऋण दिया जा रहा है और वो कितने दिन तक का चुकता करने के लिए लायबल होगा। और धारा 41 की उपधारा 7 बताता है कि उस जोतदार द्वारा जिसने ऋण प्राप्त किया है उसको बैंक को या वित्तीय संस्था को एक शपथ पत्र दिया जाएगा और शपथ पत्र में ये सारी बातें लिखी होंगी कि पूर्व में किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया गया है, इस बात का शपथ पत्र देगा। और उपधारा 8 में बात कही गई कि यदि उसका शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या गलत शपथ पत्र देता है तो वो 3 साल तक के कारावास का भी दायी होगा, साथ में जुर्माने का भी दायी होगा। दूसरी फॉर्मेलिटी की बात ये कर रहा है उपधारा 9 कि ऐसा बैंक या अन्य वित्तीय संस्था ऋण के अंतिम पुनर्भुगतान को किसान बही में पृष्ठांकित किया जाएगा। बैंक द्वारा वित्तीय संस्था द्वारा यदि जो कुछ भी किसान द्वारा ऋण दिया पाया गया है वो चुकता कर दिया जाता है तो इस बात का भी पुनः पृष्ठांकन होगा कि अब किसी प्रकार का ऋण नहीं रह गया है। ये धारा 41 का सब क्लास 7, 8, 9 में बात कही गई है। इसको हम लोगों ने देखा। अब ये जो विषय है अभिलेखों से संबंधित, ये इतने में ही सिमट गया है कि धारा 29, 30, 31, 32 और उसके बाद से 41। अब हम लोग को पढ़ना है इसमें कि किसी व्यक्ति द्वारा उस अभिलेख में, जो अधिकार अभिलेख की हम लोग बात कर रहे हैं, किसान बही की बात कर रहे हैं या खसरा की बात कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का संशोधन, त्रुटि या अंतरण होता है तो उसके लिए कौन कौन से अधिकारी सक्षम हैं और क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं धारा 32 पहले, अभिलेखों को ठीक करना। कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए उप जिलाधिकारी, तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक इस अध्याय में आगे वर्णित रीति से अधिकार अभिलेख, खतौनी, क्षेत्र पंजिका, खसरा जिसे बोला जाता है, और मानचित्र में समस्त परिवर्तनों को जो घटित हों और ऐसे अन्य समस्त संव्यवहार को जिनका किन्हीं अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े अभिलिखित करेगा और उनमें किन्हीं ऐसे गलतियों को ठीक करेगा जिनके बारे में यह साबित हो जाए कि वह पहले तैयार किए गए अभिलेख में की गई थी। और इसके लिए एक शर्त विहित किया गया है जिसको हमको धारा 36 भी पढ़ना पड़ेगा। धारा 36 ये कह रहा है कि धारा 32 में किसी भी प्रकार का अभिलेख में किसी प्रकार का जो कुछ भी त्रुटि है, परिवर्तन है, उसको ठीक तब तक नहीं किया जाएगा यदि उस जमीन से संबंधित कोई भू राजस्व की बकाया हो, दे न दिया गया हो। यानी कि प्रथम दृष्टिया शर्त यह है कि जब तक बकाया कोई राशि है उस भूमि से संबंधित, उस जोत से संबंधित, तो उसका पहले बकाया चुकाया जाएगा, उसके बाद किसी प्रकार की प्रविष्टि ठीक की जाएगी। और इसमें धारा 32 की उपधारा 2 कहता है कि उपधारा 1 के अधीन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई आवेदन जहां दावा एकमात्र कब्जे पर आधारित हो और उसमें हक का जटिल प्रश्न अंतर्गत हो, रखे जाने योग्य नहीं होगा। मतलब इस तरह के जो भी दावे होंगे कब्जा से संबंधित और हक से संबंधित, यह बात इस धारा 32 में नहीं दाखिल किया जाएगा, उसके लिए अन्य धाराएं बनी हुई हैं। अब धारा हम लोग 33 की बात करते हैं तो धारा 33 में उत्तराधिकार के मामलों में नामांतरण की बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसका कोई मर जाने के बाद उसकी उत्तराधिकार के रूप में अगर उसको अपना नाम चढ़वाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो इसमें इसके लिए भी धारा 36 और 37 की शर्तों को पालन करना पड़ेगा। पहला शर्त यह है कि उसको धारा 37 में कहा गया कि रिपोर्ट करना पड़ेगा विहित प्रारूप में सक्षम अधिकारी को, जो इसमें राजस्व निरीक्षक सक्षम अधिकारी हो, तहसीलदार है। दूसरा एक है धारा 36 की किसी प्रकार का उस भूमि से संबंधित राजस्व की बकाया है तो उसको बकाया को जमा करना पड़ेगा। इस शर्तों को जब यदि पूरा कर लेता है तब धारा 33 की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब इसमें क्या होता है कि उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस हल्के के जिसमें भूमि स्थित है राजस्व निरीक्षक को ऐसे उत्तराधिकार के संबंध में यथाविहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और जब रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा तब क्या होगा, तो उपधारा 2 बताता है कि उपधारा 1 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उसके संज्ञान में या अन्यथा तथ्य आने पर राजस्व निरीक्षक यदि मामला विवादग्रस्त नहीं है तो ऐसे उत्तराधिकार को अधिकार अभिलेख खतौनी में अभिलिखित करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि किसी अन्य मामले में ऐसी जांच करेगा जैसी उसे आवश्यक प्रतीत हो और वह अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा। उसके बाद ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम राजस्व निरीक्षक या निम्नलिखित अभिलिखित न किया जाए राजस्व निरीक्षक द्वारा
या खंड क या ख के अधीन राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किए गए आदेश से वो व्यथित है तो तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ये उत्तराधिकार से संबंधित है और केवल ट्रांसफरेबल राइट वाले भूमिधर के लिए ही यह धारा नहीं है। उपधारा 3 उन व्यक्तियों के भी राइट की बात कर रहा है जो नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाले भूमिधर हैं या आसामी हैं, या इस अधिनियम द्वारा जो पीछे अनुसूची में जिन जिन अधिनियमों में को निरस्त कर दिया गया है उस अधिनियम में भी किसी व्यक्ति को राइट है, कोई किसी प्रकार का असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर या आसामी है और वह मर जाता है तो उसके भी उत्तराधिकार से संबंधित मामले धारा 33 में लिए जाएंगे और इसके लिए धारा 37 और धारा 36 के शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। अब धारा 34 ये कह रहा है कि अंतरण के मामलों में रिपोर्ट करने का कर्तव्य। धारा 33 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट किसी अंतरण से भिन्न अंतरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अंतरण की रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार को विहित रीति से देगा जिसमें भूमि स्थित है। अर्थात यदि कोई इस प्रकार का अंतरण हो जो चाहे नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर हो या आसामी हो, उससे कोई भिन्न हो, यानी कि सीधा सीधा ये है कि ट्रांसफरेबल राइट वाला कोई भूमिधर हो और उसने अपने संपत्ति का अंतरण कर दिया है, चाहे वो दान द्वारा या विक्रय द्वारा, तो उसको तहसीलदार को रिपोर्ट करना होगा विहित प्रारूप में। और उसके लिए धारा 35 प्रक्रिया बताता है और इसमें भी वही बात धारा 36 की शर्तों को पालन करना पड़ेगा, ये बात कहा गया है। धारा 36 में शर्त ये है कि जब यदि कोई उस भूमि से संबंधित कोई राजस्व बकाया है तो सबसे पहले उसे राजस्व का भुगतान करना पड़ेगा। अब उसके बाद ये कह रहा है धारा 35 कि धारा 33 या धारा 34 के अधीन किसी रिपोर्ट या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक उद्घोषणा जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसी आवश्यक प्रतीत हो और उसके बाद 2-3 कंडीशन है, उसके अनुसार वो निर्णय सुनाएगा। पहला कंडीशन क्या है कि यदि मामला विवादित नहीं है तो अधिकार अभिलेख खतौनी को तदनुसार संशोधित करने का निर्देश देगा। दूसरा कह रहा है कि यदि मामला विवादित है तो वह पक्षकारों के मध्य सुलह कराकर इसे यथासंभव निपटा देगा और तदनुसार आदेश पारित करेगा। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि सुलह द्वारा मामला नहीं निपटाया जाता है तो वह विवाद का निर्णय करेगा और अधिकार अभिलेख खतौनी को तदनुसार संशोधित करने का निर्देश देगा। ये 3 कंडीशन की बात इस धारा में की गई है और उन सारे कंडीशनों में तहसीलदार को आदेश देने के लिए सक्षम बनाया गया है। अब एक इसमें रिलीफ की बात कही गई है उपधारा 2 में। ये रिलीफ ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ये तहसीलदार महोदय के आदेश से व्यथित है तो वो परगना अधिकारी को 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है उस आदेश से। और परगना अधिकारी मतलब उप जिलाधिकारी, और उप जिलाधिकारी द्वारा भी कोई निर्णय या आदेश दिया जाता है उस मामले में, उसके खिलाफ भी उस आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति है तो आयुक्त को 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है और आयुक्त द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। ये धारा 35 में। धारा 36 और 37 के शर्तों को हम लोग पढ़ ही लिए हैं। क्या है? धारा 38 में कह रहा है कि गलती और लोप का सुधार। यहाँ जो धारा 38 में गलती और लोप की सुधार बात कही गई है वो नक्शा खसरा या खतौनी में किसी गलती और लोप के सुधार के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार को विहित रीति से दिया जाएगा, ये बात कही गई। लेकिन यहाँ भी धारा 36 के शर्तों को पालन किया जाएगा, यानी कि किसी प्रकार का संशोधन तब तक नहीं किया जाएगा तहसीलदार द्वारा जब तक कि उस पे कोई भू राजस्व का बकाया है उसको चुकता न कर दिया जाए। और यहाँ एक बात स्पष्ट कर दें कि ये जो भी है ये क्लर्कियल त्रुटि से संबंधित है, न कि हक से संबंधित बात कर रहा है। यदि किसी को ऐसी कोई त्रुटि है जो हक से संबंधित है, इसके लिए स्पष्टीकरण कह रहा है कि इस धारा के अधीन किसी गलती या लोप को सुधार करने की शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि इसमें हक के प्रश्न से संबंधित किसी विवाद की निर्णय की शक्ति शामिल है, यानी कि ये क्लर्कियल त्रुटि की बात करता है। और इसमें भी ये बात कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति व्यथित है तो वह उप जिलाधिकारी के आदेश से व्यथित है तो 30 दिन के भीतर आयुक्त को अपील कर सकता है और आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। इसमें भी वही बात कही गई है। इसके बाद है धारा 39, राजस्व अधिकारियों के कतिपय आदेश वाद करने से विवर्जित नहीं करते।
यानी कि यदि किसी प्रकार के राजस्व अधिकारी द्वारा कोई वाद दाखिल किया गया है या आदेश किया गया है, तो ये कह रहा है कि धारा 144 में जो घोषणात्मक वाद दाखिल किया जा सकता है उसको ये बार्ड नहीं करता है। यानी कि धारा 35, 33, 38 या 38(4) में जो कुछ भी आयुक्त द्वारा आदेश पारित किए गए हैं और उस बीच में या उस दौरान में कोई व्यक्ति घोषणात्मक वाद दाखिल करना चाहता है 144 के तहत, तो उसको ये बार्ड नहीं करता, यह धारा 39 बताता है। और 40 में कह रहा है कि प्रविष्टियों के संबंध में उपधारणा, जो कुछ भी प्रविष्टियां की गई हैं उसके बारे में उपधारित किया जाएगा कि वो सत्य है जब तक कि उसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। 41 हम लोग किसान भाई के बारे में पढ़ लिए हैं। अतः इस अध्याय में दो तरह की बातें कही गई हैं, दोनों को हम लोगों ने अलग अलग देखा। एक बार आग्रह है कि आप लोग बेरक जरूर पढ़ लेंगे, बेरक पढ़ेंगे तो आप लोग को पूरा का पूरा फीचर समझ में आ जाएगा। और मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, चूँकि यह विषय ऐसा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में तैयारी करने वाले व्यक्तियों के लिए ही लाभकारी है। ऐसे व्यक्ति के लिए भी यह वीडियो लाभकारी हो सकता है जो उत्तर प्रदेश का निवासी हो, उसके पास कोई किसी प्रकार का जोत हो, यानी कि भूमि अर्जित करता हो, कृषि भूमि। तो ये राजस्व से संबंधित जितने भी विधियां हैं वो उस व्यक्ति के लिए भी लाभकारी होंगी। और मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई कमी हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्पष्ट करें आप लोग, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और पुनः इसके बाद एक वीडियो मैं पुनः बनाऊंगा, उसमें आगे की विषय पर चर्चा की जाएगी। और मेरा आग्रह है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास तुरंत इसकी सूचना पहुंच जाए। इसके साथ ही धन्यवाद।